हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकाइडू हब। आज के सेशन में हम दिल्ली सल्तनत के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सभी डायनेस्टी जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोदी सभी के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर, यानी भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण वर्ष कितने में हुआ था। तो भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में हुआ था। अगला सवाल है, और ये कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो वहाँ सिंध में 712 एडी में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण किया था। अगला सवाल है, हु कॉन्कर्ड सिंध इन 712 एडी। 712 एडी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? सही जवाब है अरब, यानी मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था जिसने सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तो अब हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लेते हैं। उस समय ईरान के जो खलीफा, यानी खलीफा हम कहते हैं राजा को, तो ईरान के उस समय के जो राजा थे अल हजाज बिन यूसुफ, उसने अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। इस वजह से सिंध पर आक्रमण हुआ था और 712 एडी में उसने विजय प्राप्त की थी। हु वॉज द रूलर ऑफ सिंध व्हेन मोहम्मद बिन कासिम हैड इन्वेड इंडियन टेरिटरीज। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? यानी कह रहा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, तो सिंध के उस समय के राजा कौन थे? तो उस समय वहाँ के राजा थे दाहिर सेन। तो दाहिर सेन को हराकर सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, द बैटल ऑफ अरोड़ वाज फॉर्म्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक के साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ की लड़ाई लड़ी थी? तो जाहिर सी बात है, दाहिर सेन के साथ उसने अरोड़ की लड़ाई लड़ी थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अरोड़ की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो सिंध के राजा दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुई थी। और ये सब हमको जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये एक बुक है चचनामा, जिसमें ये लिखा गया था। तो उसी से हमें पता चलता है कि ये सब मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम अटैकर था। अगला सवाल है, सुल्तान मोहम्मद वाज रूलर ऑफ। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान मोहम्मद गजनी का शासक था। और गजनी कहाँ है? तो गजनी है अफगानिस्तान में। तो वहाँ का शासक था सुल्तान मोहम्मद। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क था महमूद गजनी। ये महमूद गजनी, गजनी जो प्रोविंस है वहाँ का अफगानिस्तान का, तो वहाँ का रूलर था ये। इसके पिता सुबुक्तगीन वहाँ के शासक थे। सुबुक्तगीन के मरने के बाद मोहम्मद गजनी तख्त पर काबिज हो गया था। तो इस वजह से इसने अपने आप को महमूद गजनी भी बोलना शुरू कर दिया था। तो महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। हाउ मैनी एक्सपेडिशन डिड महमूद गजनी कैरिड आउट अगेंस्ट इंडिया। महमूद गजनी ने भारत के खिलाफ कितने अभियान चलाए थे, यानी भारत के खिलाफ कितने आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। 17 टाइम्स अटैक इंडिया। तो सही जवाब है 17 बार उसने आक्रमण किए थे भारत पर। अगला सवाल है, वेन वाज इंडिया फर्स्ट इन्वेडेड बाय महमूद ऑफ गजनी।
भारत में पहली बार महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने सबसे पहले 1001 ईस्वी में। और 1 ईस्वी में कहाँ पर अटैक किया था? तो बैटल ऑफ पेशावर लड़ा गया था किंग जयपाल के साथ। तो पहला अटैक हुआ था पेशावर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1001 AD? यानी 1001 ईस्वी में अपने सबसे पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो सही जवाब है जयपाल। पेशावर में उसने सबसे पहला हमला किया था 1001 ईस्वी में, और उस समय वहाँ के राजा थे जयपाल। तो जयपाल को इसने हराया था। पेशावर में इसने पहला अटैक किया था। अगला सवाल है, इन विच ईयर महमूद गजनी प्लंडर्ड द होली सिटी ऑफ मथुरा? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महमूद गजनी ने किस वर्ष मथुरा के पवित्र शहर को लूटा था? तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने पवित्र मथुरा शहर को लूटा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महमूद गजनी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल? किस वर्ष में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो वर्ष 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो यहाँ पर इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यहाँ से बहुत सारे धन दौलत को लूटकर ये वापस फिर चला गया था। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लास्ट इन्वेजन इन इंडिया बाय महमूद ऑफ गजनी? महमूद गजनवी द्वारा भारत में अंतिम आक्रमण कौन सा है? तो अंतिम आक्रमण था जाठों पर हमला। यानी अंतिम जो आक्रमण हुआ था वो जाठों के साथ हुआ था। यानी जाठ और महमूद गजनी की सेना के बीच में अंतिम अटैक हुआ था। अंतिम लड़ाई जो कहा जाता है वो इनके बीच में हुआ था। और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। जिसमें कि फेमस अटैक है, आपको याद रखना है पहला अटैक कब हुआ था, उसके बाद मथुरा अटैक, सोमनाथ अटैक और लास्ट अटैक। ये 4 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल 4 को आपको याद रखना है। द बुक किताब उल हिंद वाज रिटन बाय, ये बहुत फेमस किताब है, ये इसी के टेन्योर में लिखी गई थी। तो किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके लेखक हैं अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गौरी वाज इन वेन ही अटैक मुल्तान? महमूद गौरी का आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। यानी मुल्तान पर हमला करने, किस समय में मुल्तान पर हमला किया था महमूद गौरी ने? तो उस समय 1175 AD में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर हमला किया था। अगला सवाल है, वेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है सवाल कि इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हु वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का, वह हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें कि महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने युद्ध किया था, जिसमें कि महमूद गौरी की हार हो जाती है। तो आपको याद रखना है पहला कब हुआ था, पहला बैटल ऑफ तराइन 1191 ईस्वी में। इसमें महमूद गौरी की हार हो जाती है। अगला सवाल है, वेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फॉट? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी 1 साल के बाद ही लड़ा गया था द्वितीय युद्ध। इसमें फिर महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें कि उनकी हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो वही सवाल है, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो महमूद गौरी ने हराया था।
तो पहला जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें कि महमूद गौरी की हार हो जाती है, और उसके अगले साल वो फिर आक्रमण करता है जिसमें कि वो जीत जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकेंड की सभी डिटेल जो है ये आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब तो आपको सब पॉइंट को याद रखना है। अगला सवाल है, हाउ मैनी डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ से सभी डायनेस्टी जितने भी दिल्ली पर काबिज हुए हैं उन सभी को आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल है कि कितनी डायनेस्टी, जो कितने राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो कुल 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। तो पहला हो गया सिलेब डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश या ममलुक वंश भी बोलते हैं। उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, फिर आता है लोदी वंश। तो कुल 5 राजवंश हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। तो अभी हम सभी को एक एक कर सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला सवाल, स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूलर। गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति क्या थी, वो कहाँ से थे? तो गुलाम वंश के जितने भी शासक थे वो सब तुर्क थे। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के जितने भी शासक थे वो सब तुर्क थे। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड। गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 एडी में की गई थी। तो 1206 एडी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में जब स्थापना की थी गुलाम वंश की, तो वो कब से कब तक शासन किया था उसने? तो 1206 से लेकर 1210 एडी तक उसने दिल्ली पर शासन किया था, यानी केवल 4 साल उसने दिल्ली पर शासन किया है। ये बात कर रहे हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद 4 साल शासन किया है। अगला सवाल है, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश के आय का मुख्य स्रोत क्या था? गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उनके मुख्य स्रोत जो था आय का, वो क्या था? इनकम का मेन स्रोत क्या था? तो वो सब भू राजस्व पर निर्भर करते थे, यानी लैंड रेवेन्यू, जितने भी जमीन का कर जो होता है उन पर वो आय का निर्भरता था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ड द मॉस्क कॉल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, तो उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला सवाल है, हु बिल्ड द कुतुब मीनार एट दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। 13वीं सेंचुरी में इसकी निर्माण की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये इसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करा था। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? तो 13वीं शताब्दी में कराया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगन। यानी निम्नलिखित में से किस सुल्तान की पोलो या चौगन खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो जंग में नहीं होकर पोलो, जिसे हम चौगन भी कहते हैं लोकल भाषा में चौगन, और अगर बात करी जाए तो पोलो, एक तरह का पोलो ही गेम है, तो उससे खेलते वक्त उसकी गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस सुल्तान की पोलो या चौगन खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला सवाल है, विच रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बक्स। किस शासक को लाख बक की उपाधि दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इस उपाधि से नवाजा गया था, ये जनता ने इसे दिया था।
तो ये भी आपसे सवाल पूछता है कि जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा था, तो आपको लाख बख्श की उपाधि से जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा था। अगला सवाल है, विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया था, तो इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मगर उसके मरने के बाद इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव। गुलामों का दास किसे कहा जाता था, तो गुलामों का दास कहा जाता था इल्तुतमिश को। अब ये क्यों कहा जाता था इसे आप समझिए। जब महमूद गौरी जो था उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो फिर आक्रमण करके यहाँ पर जितने भी उसने जगह जीते थे, उसको जीतने के बाद उसने वहाँ का जो मेन प्रतिनिधि बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का ही एक गुलाम था, तो उसके हाथ में सत्ता सौंप कर वो वापस चला गया था गौरी। जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक गुलाम को, जो कि इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, तो उससे फिर बाद में दिल्ली की सत्ता सौंपी थी। तो गौरी का गुलाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का दास कहा जाता था। अगला सवाल है, सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल क्वाइन वेर इंट्रोड्यूस बाय। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के को किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इल्तुतमिश से हमने शासनकाल में दो तरह के सिक्के निकाले थे। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था, और जो तांबे का सिक्का था उसे हम जीतल के नाम से जानते थे। तो इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्कों को निकाला था। अगला सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी सल्तनत की राजधानी थी। जब गुलाम वंश की स्थापना हो रही थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था, लेकिन जब इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली तो उसने अपनी राजधानी को लाहौर से हटाकर नई दिल्ली में कर दिया था। इसका सही जवाब है दिल्ली। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान उसकी राजधानी दिल्ली थी। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ इल्तुतमिश अ स्पेशल स्लेव वेयर परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस नोन एज। कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के लिए विशेष दूत खरीदे गए थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बहुत सारे गुलामों को खरीदा था सैन्य सेवा के लिए। जैसे किसी को सैनिक बनाया जाए, जो सेना के जो काम करने के लिए गुलामों को खरीदा गया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता था, तो उसे बांदगन के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम का नाम था बांदगन, उन्हें बांदगन के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, इन 1236 एडी इल्तुतमिश डॉटर डैश बिकम सुल्तान। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी, उसका क्या नाम था। तो इल्तुतमिश की ही बेटी थी राजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी राजिया सुल्तान, उसने 1236 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली की पहली महिला शासक थी राजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। अगला सवाल है, वेयर वाज राजिया सुल्तान डिफीटेड एंड एसिसिनेटेड। राजिया सुल्तान को कहाँ पराजित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो राजिया सुल्तान ने कैथल में एक युद्ध लड़ा था अपने सौतेले भाई के खिलाफ, जहां वो हार गई थी, बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो कैथल सही जवाब है। इन विच ईयर राजिया सुल्तान डिथ्रोन्ड, यानी राजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था। तो इसका सही जवाब है 1240 ईस्वी में उसकी हत्या करके उसे सत्ता से हटा दिया गया था।
अगला सवाल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पैबोस इन द कोर्ट। निम्नलिखित में से किसने अपने दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सजदा का मतलब होता है कि अगर कोई उसके दरबार में जाता है तो उसे झुककर सलाम करना होगा अपने राजा को, और पैबोस का मतलब होता है कि उसके पैर को चूमना होगा। तो ये दो प्रथा किसने अपने दरबार में शुरू की थी? घियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। इसने साफ आदेश दिया था कि अगर कोई भी मेरे दरबार में आता है तो उसे ज़मीन पर लेटकर सम्राट को सलाम करना होगा और उसके पैरों को चूमना होगा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता था, भगवान का दूत मानता था, इसलिए उसने अपने आप को ये अपने दरबार में इस तरह की प्रथा शुरू की थी। तो सजदा और पैबोस शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो घियासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तानात परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था? तो घियासुद्दीन बलबन ने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में कि ब्लड एंड आयरनी वे को किसने अपनाया था, किस रूलर ने अपनाया था। तो सही जवाब है घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन ने कहा था कि अगर कोई भी उसके आदेश को नहीं मानता है तो सैनिक को पूरा अधिकार था कि वो तलवार से जितना चाहे उतना खून बहा सके। तो ये अपने आप को एक डर की जो शुरुआत करना चाह रहा था प्रजा में, इसलिए उसने रक्त और लोहे की नीति को अपनाया था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब यहाँ से हम खिलजी डायनेस्टी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी शासक खिलजी वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने कितने से कितने वर्ष तक शासन किया था? 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान मेड किलोखरी एज हिज कैपिटल। निम्नलिखित में से किस खिलजी सुल्तान ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी में बनाया था। तो याद रखिएगा, किलोखरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी थी। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वेयर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तो वो तुर्क थे। तो ये भी याद रखिएगा, जितने भी खिलजी सुल्तान थे वो सभी तुर्क थे। अगला सवाल है, द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज ड्यूरिंग द पीरियड। खिलजी वंश का शासन निम्नलिखित अवधि के दौरान था। तो खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, जिसमें उसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने 1290 से लेकर 1296 तक दिल्ली की सत्ता संभाली थी। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने ही मात्र 30 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था। तो सबसे कम शासन करने वाला कौन वंश था? तो खिलजी वंश, जिसने केवल 30 साल तक ही दिल्ली पर शासन किया था। अगला सवाल है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रिजीम ओवर दिल्ली। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। तो जितने भी टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंट एन इन्वेजन टू साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत पर हमला किया था? अभी तक जितने भी दिल्ली पर जितने भी सुल्तान आए उन सभी ने साउथ इंडिया पर आक्रमण करने का प्लान बनाया था, मगर कोई कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने वो पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। और इसका कमांडर कौन था? तो कमांडर था मलिक गफूर। मलिक गफूर अलाउद्दीन खिलजी का ही एक गुलाम था, जिसने बाद में जाकर दिल्ली जो साउथ इंडिया है वहाँ पर
कमांडर बना था। साउथ इंडिया पर जो हमला करने की जो सेना थी उसका कमांडर मलिक गफूर ही था। और मलिक गफूर को जो उपाधि मिला था वो क्या क्या का मिला था, नायाब और हजार दिनारी का मिला था। हजार दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दिनार में गुलाम के रूप में इसे खरीदा था, इसलिए इसे हजार दिनारी और नायाब दोनों से इसे जाना जाता है। अगला सवाल है, वेयर इज द फेमस अलाई दरवाजा एंड अलाई मीनार बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी लोकेटेड? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा और अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और अलाई मीनार को दिल्ली में बनवाया है। तो अगर अलाई से आपको कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप अलाउद्दीन खिलजी से रिलेट कर सकते हैं, और कहाँ बनवाया है तो दिल्ली में बनवाया है। अगला सवाल है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु फिक्स्ड द लैंड टैक्स अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्शन वाज? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निश्चित किया था वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक के भूमि कर को लागू किया था। अगर कोई किसान समझ लिए कि अगर 5 किलो चावल का उत्पादन करता है तो इस नियम के अनुसार उसे 2.5 किलो चावल खुद रखना होगा और 2.5 किलो कर के रूप में देना होगा। तो अगर कोई भी किसान अगर अपने भूमि पर जितना भी फसल उगाता है उसका आधा उसे कर के रूप में देना पड़ता था। तो इस तरह उसने 50% तक कर का लागू किया था। अगला सवाल है, हु कंस्ट्रक्टेड द न्यू कैपिटल एट सीरी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी सीरी को बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो किलोखरी में बनवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी को सीरी में बनवाया था। अगला सवाल है, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकेंड अलेक्जेंडर सिकंदर ए सानी वाज? वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी बताया था वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर या सिकंदर ए सानी बताया था। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय? राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी सेना बनाई थी, परमानेंट आर्मी का निर्माण किया था, और उसे डायरेक्टली पेमेंट मंथली पेमेंट पर रखा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी लड़ाई लड़े इसी सेना के दम पर लड़े और सभी में उसने जीत हासिल की थी। अगला सवाल है, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो सही जवाब है तुगलक वंश की जो तुगलक वंश के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। 1320 से लेकर 1414 तक उसने शासन किया था। तो अगर सवाल पूछा जाए कि किस डायनेस्टी के जो सुल्तान है सबसे लंबे समय तक शासन किया था तो तुगलक वंश, और सबसे कम किसने किया था तो खिलजी वंश। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? अब तुगलक डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो हर एक एमसीक्यू को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि तुगलक वंश से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की संस्थापक था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। Among the following who was also known as गाजी मलिक? निम्नलिखित में किसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है? घियासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी। Which among the following cities built by घियासुद्दीन तुगलक? निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण घियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था? घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था। What was the real name of मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? घियासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका जो वास्तविक नाम है वो है जौना खान।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था? तो जौना खान इसका रियल नेम था। हु वाज डिस्क्राइब्ड एज द वाइजेस्ट फूल, सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख या पागल राजा, बहुत तरह की उपाधि से दी गई थी। ऐसा नहीं है कि ये मूर्ख था, ये पढ़ा लिखा था, मगर इसने अपने शासनकाल में जितने भी नियम लगाए, जितने भी नियम को लागू किया, वो सभी जनता के भलाई के लिए ही लगाया था, मगर हुआ इसका उल्टा। जितने भी नियम लगाए उस सभी से जनता का नुकसान ही हुआ था। तो इसलिए इसे पागल राजा या सबसे बुद्धिमान मूर्ख को उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दिया था। अगला सवाल है, विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी? तो किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा को, जो कि अभी का जो हम लोग मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से टोकन मुद्रा को लागू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को लागू करने वाला पहला शासक था जिसने टोकन मुद्रा को लागू किया था। तो ये भी पूछा जा चुका है कि टोकन करेंसी को किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ दीवाने आमिर कोही? दीवाने आमिर कोही के पद को किसने शुरू किया था? तो दीवाने आमिर कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ये एक फॉरेस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है उस तरह का ये डिपार्टमेंट है, जिसमें कि कृषि से लेकर सभी काम करने का। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सुल्तान ट्राइड टू प्रोहिबिट सती? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वो शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अगला सवाल है, ड्यूरिंग हुज रिजीम डिड द मोरक्कन ट्रैवल इब्न बतूता विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी? 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जौनपुर सिटी? जौनपुर सिटी का संस्थापक कौन था? तो जौनपुर सिटी का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। इसी ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक ही वो इंसान है जिसने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे चैरिटी, हॉस्पिटल, ब्यूरो, बहुत सारे चीज़ों को जनता के लिए खुलवाया था। लेकिन इसने ब्राह्मण पर भी जजिया टैक्स लगाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। तो सैयद वंश से यही एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। इससे और कोई सवाल नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए केवल एक ही क्वेश्चन का आपको याद रखना है। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और ये पहला अफगानी था जिसने दिल्ली की सत्ता संभाली थी। तो लोधी डायनेस्टी विच रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1451 टू 1526 वेयर? लोधी वंश जिसने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, वह मूल रूप से क्या था? वह मूल रूप से अफगान था। तो दिल्ली पर पहला अफगानी कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोधी? सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में।
आगरा की स्थापना की गई थी 1504 में, लेकिन सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा किया था 1506 ईस्वी में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो आगरा में बनाया था 1506 ईस्वी में, लेकिन स्थापना की गई थी 1504 में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोदी रूलर इंट्रोड्यूस द गज ए सिकंदरी टू मेजर द लैंड। निम्नलिखित में से किस लोदी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की थी। तो ज़मीन जैसे अभी हम मापते हैं एकड़ में, गज में, उसी तरह सिकंदर लोदी ने अपने एक नए पैमाने को लागू किया था जिसे गज सिकंदरी नाम दिया गया था। तो सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना। तो इब्राहिम लोदी ने 1517 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1517 ईस्वी में उसने सत्ता संभाली थी, और 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी और महमूद गौरी के बीच लड़ा गया था, सॉरी बाबर के बीच लड़ा गया था। तो हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो बाबर ने पहली ही लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और यहाँ से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस सिटी। इब्राहिम लोदी का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। तो जंग हारने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन बाद में इसका मकबरा को, पानीपत अभी हरियाणा में है, तो वहाँ इसकी मकबरा को स्थापित किया गया है। तो टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी कहाँ है, पानीपत हरियाणा में। तो दिल्ली सल्तनत से ये टॉप जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।